पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे इंदिरा गांधी और ओल्ड गार्ड जिसका नेतृत्व के कामराज कर रहे थे, उनके बीच की राजनीतिक लड़ाई राष्ट्रपति चुनाव के दहलीज पर पहुंच गई। आपने ये भी जाना कि कैसे इंदिरा ने अपनी चतुर चालों के जरिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस वक्त के उपराष्ट्रपति को कांग्रेस का उम्मीदवार बनवाने में सफलता हासिल की और उनके मुकाबले आए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के सुब्बा राव। अब आगे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है दी लल्लनटॉप.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। कांग्रेस को डर था कि अगर जाकिर हुसैन चुनाव हार गए तो उनकी राजनीतिक मिट्टी पलीद हो जाएगी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि चूंकि कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत में है, कितना भी कमजोर क्यों ना सही, इसलिए राष्ट्रपति के पद पर कांग्रेस के नॉमिनी को बैठना चाहिए और उपराष्ट्रपति का पद विपक्षी दल ले लें। विपक्षी दलों को ये कांग्रेस के कमजोर आत्मविश्वास की निशानी लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद आए राष्ट्रपति के चुनाव, जिसमें पूरा विपक्ष एक हो गया। क्या वामपंथी पार्टियां, क्या स्वतंत्र पार्टी और क्या जनसंघ या समाजवादी धड़े, और ये सब एकजुट हो गए थे के सुब्बा राव के लिए। उन्हें लगता था कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वो जीत गए तो कांग्रेस पर आखिरी बार भरपूर करने लायक उनकी क्षमता हो जाएगी। और तब इंदिरा गांधी को याद आई अपने पिता के मित्र गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण की। इंदिरा को जेपी की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल एक मुख्य विपक्षी दल जनसंघ बार बार ये कह रहा था कि जाकिर हुसैन एक मुस्लिम को देश के राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करने के लिए जनमानस तैयार नहीं है। और तब इंदिरा ने नैतिक चेतना और नैतिक सत्ता रखने वाले जयप्रकाश नारायण को याद किया। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, फिर भी उन्होंने एक राजनीतिक वक्तव्य दिया जो 22 अप्रैल 1967 के अखबारों की हेडलाइन बना। क्या कहा जेपी ने? विपक्षी दलों को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। अगर जाकिर साहब राष्ट्रपति नहीं चुने जाते तो यह देश की कौमी एकता के लिए ठीक नहीं होगा, देश टुकड़ों में बंट जाएगा। जेपी के ये कहने के बाद बुद्धिजीवी भी जाकिर हुसैन के पक्ष में लामबंद होने लगे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि अगर एक सच्चा मुस्लिम नेशनलिस्ट नहीं हो सकता तो सच्चा हिंदू कैसे हो सकता। उधर विदेशी मीडिया इस चुनाव को इंडिया के सेकुलरिज्म के लिए एक लिटमस टेस्ट के तौर पर पेश कर रहा था। एक टेस्ट और था कांग्रेस की अंदर खाने की लड़ाई का, लेकिन कामराज और इंदिरा गांधी दोनों को यह समझ में आ गया था कि इस मौके पर अगर वो एकजुट नहीं हुए तो कांग्रेस चुनावी रूप से बहुत कमजोर हो जाएगी। हो सकता है मध्यावधि चुनाव की संभावना बन जाए और तब ये सत्ता जिसके बंदर बांट के लिए दोनों झगड़ रहे हैं वो भी हाथ में ना रहे। और तब कांग्रेस एक हो गया। विपक्ष को कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी और उसकी आशंका कम हो गई। 6 मई 1967 अचानक से ऑल इंडिया रेडियो का रेगुलर प्रसारण रोक दिया गया था। एक बेहद जरूरी सूचना दी जानी थी। सूचना राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों की। चुनाव जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जाकिर हुसैन विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के सुब्बा राव के मुकाबले जीत हासिल करने में सफल रहे थे। कुल 8,38,170 मूल्य के वोट पड़े। जाकिर हुसैन को 4,71,244 मूल्य के वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के सुब्बा राव को 3,63,971 मूल्य के वोट हासिल हुए। जाकिर हुसैन नतीजों के वक्त मौलाना आजाद रोड के अपने निवास पर आराम कर रहे थे। इंदिरा गांधी तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ी। उन्हें लगा कि नए नवेले राष्ट्रपति को सबसे पहली बधाई उन्हें ही देनी चाहिए, लेकिन उनका मज़ा फीका पड़ गया क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ही जाकिर हुसैन को चुनावी जीत की बधाई दे चुके थे। दिल्ली के लोग भी इस चुनावी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जाकिर हुसैन, हैदराबाद के जाकिर हुसैन, फर्रुखाबाद के जाकिर हुसैन सबसे ज़्यादा दिल्ली के जाकिर हुसैन थे। लोग राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर जमा थे।
जब उन्हें चुनाव के नतीजे पता चले तो खुशियों का शोर लुटियंस दिल्ली के आसमान में गूंज उठा। कई दर्शक मुझसे बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि जनाब ये लुटियंस दिल्ली क्या है। लुटियंस वो वास्तुविद थे जिन्होंने अंग्रेजों के वक्त में नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली बसाई, और इसलिए बार बार मैं लुटियंस दिल्ली शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। खुशियों की बात सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के दरवाजे पर ही नहीं हुई, जामा मस्जिद से भी जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया। पुरानी दिल्ली से एक जुलूस निकला जो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंचा। मुस्लिम खुश थे कि उनके बीच का कोई देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा है। ये कितनी दिलासा भरी खुशी थी। इसे यूं समझिए कि 1947 में एक नेता कह रहा था कि मजहब के हिसाब से देश बटेगा, मुसलमानों को उनका अपना मुल्क चाहिए। दूसरा नेता कह रहा था कि ये देश मजहब के हिसाब से नहीं बटेगा, मिलजुल कर रहेगा। इस देश का एक बड़ा तबका मुस्लिमों का ऐसा था जिसने दूसरे नेता की मानी, एक हिंदू की मानी और भारत छोड़कर नहीं गए। देश के संविधान ने उन्हें बराबरी का हक देने का सिर्फ नारा ही बुलंद नहीं किया, सारे प्रावधान भी किए। उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी कि जिस विचार में उन्होंने आस्था दिखाई थी वो विचार ऐसे भी फलवती हुआ। जबकि बगल का पाकिस्तान था जो अपनी आजादी के शुरुआती सालों में ही लोकतंत्र के रास्ते पर लड़खड़ा कर गिरने लगा था और बार बार फौज वहां की जमहूरियत को ठोकरें मारकर सत्ता पर कब्जा कर रही थी। और लोगों का ये जो भरोसा था, ये जो खुशी थी, इसको सबसे सुंदर शब्दों में खुद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बयान किया। मेरी बात को याद रखिएगा क्योंकि वो बात मैं महामहिम के आखिरी में आपको सुनाऊंगा ताकि एपिसोड खत्म होने के बाद भी आपके कानों में उसकी अनुगूंज बरकरार रहे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव जीत चुके थे जाकिर हुसैन और अब शपथ लेने की बारी थी। 13 मई 1967 को संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश के राष्ट्रपति की शपथ ली। 10 साल में पिता और 14 साल में मां को खोने वाले लड़के के लिए ये बेहद चुनौतियों भरा सफर था जिसे उसने अपनी कठिन मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर एक सफल सफर में तब्दील कर दिया। पख्तूनों के आफरीदी कबीले से ताल्लुक रखने वाले जाकिर हुसैन ने ग्रेजुएशन किया मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया। खिलाफत आंदोलन का माहौल था। कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों को लगा कि 1857 के बाद एक बार फिर से अंग्रेज उनकी धार्मिक शिक्षा, उनकी धार्मिक अभिरुचि और उनके संस्थानों में दखल दे रहे हैं। इसके विरोध में 18 लोगों ने मिलकर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम रखा गया जामिया मिलिया इस्लामिया। और जर्मनी से उच्च शिक्षा पाकर वापस लौटे जाकिर हुसैन महज 29 साल की उम्र में इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। शिक्षाविद के तौर पर जाकिर हुसैन की हर साल प्रतिष्ठा बढ़ती रही। 1952 में जब पहली मर्तबा राज्यसभा का गठन हुआ और ये प्रावधान किया गया कि शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कला के दिग्गजों को भी इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाए, तो जिन सदस्यों को मनोनीत किया गया उनमें एक नाम शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वाले जाकिर हुसैन का भी था। लेकिन जाकिर हुसैन बतौर सांसद अपना पहला कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 1956 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप दी, गवर्नर की जिम्मेदारी। लेकिन जाकिर हुसैन ने इसके लिए नेहरू से इनकार कर दिया। दरअसल जाकिर हुसैन की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। दिल का एक दौरा पड़ चुका था, डायबिटीज का असर अपने चरम पर था और ग्लूकोमा की वजह से आंखों की रोशनी भी जाती हुई लग रही थी। आपने कभी गौर किया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो भी तस्वीरें हम देखते हैं उसमें वो काला चश्मा लगाए क्यों नजर आते हैं? इसी ग्लूकोमा की बीमारी की वजह से। लेकिन नेहरू के कहने पर इतनी सारी चिकित्सकीय दिक्कतों के बावजूद जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर बनकर चले गए। बिहार के गवर्नर से कुछ याद आया? रामनाथ कोविंद बिहार के एक और गवर्नर जो महामहिम के दावेदार हैं। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बन गए तो नेहरू ने एक बार फिर से जाकिर हुसैन को याद किया, उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया।
हमने कुछ वक्त पहले जाकिर हुसैन की तबीयत का जिक्र किया। हमने ये भी बताया कि कैसे मई 1967 में उन्होंने देश के राष्ट्रपति की शपथ ली। अभी उनके कार्यकाल को 2 साल भी नहीं बीते थे और यही तबीयत उन्हें दगा दे गई एक आखिरी बार। 3 मई 1969 की सुबह एकदम सामान्य थी। 10:45 पर राष्ट्रपति भवन के डॉक्टर जाकिर हुसैन का चेकअप करने आए। उन्होंने कहा, इंतजार करिए, बाथरूम से होकर आता हूँ। जब वो आधा घंटा नहीं लौटे तो उनके निजी सहायक इसहाक ने दरवाज़ा खोला। जाकिर हुसैन अंदर बेसुध पड़े थे। डॉक्टरी जांच हुई तो पता चला कि उनका प्रयाण हो चुका है। देश की सभी सरकारी इमारतों के ऊपर फहरा रहा तिरंगा झुका दिया गया। कुछ बरस पहले अल्पसंख्यक समुदाय से देश को पहला राष्ट्रपति मिला था और अब ये एक अप्रिय रिकॉर्ड भी बन गया, देश का पहला राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। व्यक्ति चला जाता है, विचार रह जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन चले गए, उनका वो विचार रह गया जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और जिसका वादा हमने शपथ के किस्से से ठीक पहले किया था। 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भाषण दिया था जिसका शीर्षक है भारत मेरा घर। क्या कहा इसमें जाकिर हुसैन ने, गौर से पढ़िए और सुनिए। मैंने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली। ये नए देश का संविधान है। स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार स्वर मिला है। हमारा देश प्राचीन जाति का युवा राष्ट्र है। इसमें विविधता का मूल्य है जो इसे अनोखा बनाता है। मैं इस मूल्य की सेवा की शपथ लेता हूँ। इसकी बुनियाद है सांस्कृतिक गरिमा और उसकी निरंतरता। हमारा अतीत मरा नहीं है, गतिहीन नहीं हुआ है, ये जीवित है। वर्तमान में हमारी क्षमता गढ़ रहा है, भविष्य का निर्माण कर रहा है। और ये भविष्य का निर्माण, ये वर्तमान की संरचना बनेगी शिक्षा के जरिए। आज मैं सर्वोच्च पद पर शिक्षा के जरिए जो किताबों और लोगों के संसर्ग से मिली पहुंचा हूं। मैं दावा करता हूं कि पढ़ाई ही राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। एक शिक्षाविद जाते जाते हमें यही सिखा गया कि हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी पालें, कर्तव्यों का भी पालन करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि मेरे इस कदम से मेरे समाज, मेरे देश, मेरे समय को क्या लाभ होगा, क्या जीवनचर्या में मेरे साथी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। शास्त्रों में लिखा है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हम चलते हैं महामहिम के एक और किस्से की तैयारी में। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे देश के अगले राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी के बारे में, जिनके निर्वाचन के चलते कांग्रेस में ऐसी दोफाड़ हुई कि तारीखें लिख दी गईं और आज तक उसके नतीजों पर और उस वक्त की राजनीतिक चालों पर बहस होती है। महामहिम की इस सीरीज के बारे में, thelalantop.com के बारे में आपका जो भी ख्याल हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।